हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 1 एंड 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था टॉपिक 2.1 दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टॉपिक 2.2 कंसंट्रेशन टर्म्स एंड टॉपिक 2.3 सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमने लास्ट में हेनरीज लॉ किया था। अब टॉपिक 2.4 आज का आपका टॉपिक है वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जानने के पहले ये दोनों टर्म जानेंगे हम लोग कि व्हाट इज योर वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 2.1 में पढ़ लिया था। अब वेपर प्रेशर समझने के पहले समझिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है, किस कंडीशंस में होता है। तो एक ये आप समझिए। इसमें कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को नीचे से बर्नर डाल के गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे फ्लेम से। जब गर्म होगा तो क्या होगा? लिक्विड वेपोराइज होगा और ये उड़ उड़ के कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद जब ठंडे होंगे तो कहाँ आएंगे? वापस आएंगे। द ब्लैक एरो से जो मैंने दिया वो क्या है? हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन। वाटर क्या हो रहा है? लिक्विड क्या हो रहा है? इवोपरेट हो रहा है। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ, और ये नीचे क्या हो रहा है? जो स्टीम है हमारा ठंडा हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग इसको अलग नाम दे देंगे। आर रेट ऑफ इवोपरेशन को ROE शॉर्टकट में, और रेट ऑफ कंडेंसेशन को ROC। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब डेफिनेशन लिखेंगे हम किसका? पहले इसका। क्या ये? वेपर प्रेशर। ये टर्म समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। अब प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? वेपर की बात हो रही है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, और वेपर्स बनाएंगे कौन? लिक्विड। So it is the pressure exerted by vapors of liquid, और कहां पे ये जानना बहुत जरूरी है, at equilibrium condition। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जहां पे दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो रहे थे। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कब होगा? एक ऐसा पॉइंट अचीव होगा जब जिस रेट से इवोपरेट कर रहा उसी रेट से कंडेंस करे, यानी कि रेट ROE इक्वल टू ROC हो जाए इन शॉर्ट। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज R रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। बिल्कुल उस टाइम पे हमें वो प्रेशर चाहिए। तो आप समझ लीजिए, वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। हमने एक सॉल्यूशन लिया, लिक्विड सॉल्यूशन, नीचे से बर्नर से उसको हीट किया, गर्म किया, उसको हीट कर रहे हैं। गर्म करने के बाद लिक्विड क्या हुआ? इवोपरेट करेगा, वेपर्स में बदलेगा, इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन। जब वो ठंडा होगा वेपर्स हमारा तो वो लिक्विड बनेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। शॉर्ट में ROE ROC पढ़ा हमने। एक ऐसा टाइम आएगा, कब? एट इक्विलिब्रियम पे। कब? जब रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पे प्रेशर क्रिएटेड किसके द्वारा? एक्सर्टेड बाय वेपर्स, क्योंकि कौन सा पेपर है, कौन सा प्रेशर है? वेपर प्रेशर। और वेपर कौन बनाएंगे? लिक्विड, तो वेपर्स ऑफ लिक्विड। तो आई थिंक वेपर प्रेशर का आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा, इधर देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन, जो हमने 2.1 में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैंने वहां आपको बहुत क्लियर बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशंस वही होते हैं जो जहां पे हमारी सॉल्वेंट्स क्या होंगी? लिक्विड। तो आप लिखिए लिक्विड सॉल्यूशंस लिक्विड सॉल्यूशंस चाहिए आपको, तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड
कब? व्हेन कौन सा हमारा लिक्विड होगा? सॉल्वेंट, कैपिटल में लिख देता हूं, लिक्विड। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर हो गया आपको क्या, कि यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन लिक्विड का लेना है। बट सॉल्यूट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सॉल्यूट से क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट से हमारा कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉल्यूट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। टू बी इन द लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना जरूरी है। और अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो क्या होगा? देखिए, मैं इधर से थोड़ा रब करता हूं ताकि आपको उस पॉइंट्स को और डिटेल्स में बता सकूं। देखिए, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो कितने टाइप्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं? तो पहले एक सॉल्यूट ले लेते हैं, फिर सॉल्वेंट ले लेते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड। सॉल्वेंट को ले लीजिए लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। सॉल्यूट में मैंने आपको क्या बोला है, क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड हो सकता है। जब जरा ध्यान से देखेंगे आप तो पाएंगे, थोड़ा टेबुलर फॉर्म में कर देता हूं। ठीक है, अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमने प्रीवियस हेनरीज का केस पढ़ा था उसमें लिक्विड के अंदर हम गैस डिसॉल्व कर रहे थे। लास्ट जो हमारा सॉलिबिलिटी का लेक्चर था, लेक्चर 2, उसके एंड में हमने जो हेनरीज का कंक्लूजन किया था। हेनरीज क्या मैंने बोला था कि सोडा वाटर में जब हम गैस को फिल करते हैं तो हाई प्रेशर पे, तो सोडा वाटर में गैस की फिलिंग, लिक्विड में गैस आता था। तो ये हम कहां पे पढ़ चुके हैं? हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ में। अब ये लिक्विड का क्या होगा हम अभी पढ़ेंगे। इसमें कौन सा लॉ आएगा वो भी देख लीजिए, राउल्स लॉ। ये हम अभी पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका केस। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट कंडीशन में ये पढ़ेंगे। अगर टाइम परमिट करेगा तो इसी लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। तो आई थिंक आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेपर प्रेशर एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं इसको रब करता हूं और शुरू करते हैं यहां से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारे हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट फिक्स रहता था। अभी हमने बताया था कि पढ़ेंगे हम लिक्विड का, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो बाद में। तो अभी लिक्विड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आएगा पढ़ने के लिए रॉल्ड्स लॉ। जैसे हमने प्रीवियस कैसा पढ़ा था हेनरीज लॉ, यहाँ पे पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। अब रॉल्ड्स लॉ कहता क्या है, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता दूं और फिर आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज द रॉल्ड्स लॉ। तो पहले आप मेरे साथ एक डेफिनेशन लिख लीजिए रॉल्ड्स लॉ का। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अच्छा वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होता है जो इवोपरेट होके क्या होंगे, वेपर फेज में जाएंगे। वोलेटाइल जैसे डीजल पेट्रोल रहता है, पेट्रोल को जब आप बंद करेंगे डब्बे में, बॉटल में लेके आएंगे पेट्रोल, तो पेट्रोल नीचे लिक्विड फॉर्म में रहता है और उड़ भी जाता है ऊपर वेपर फॉर्म में। तो वोलेटाइल होता है जो इवोपरेट करे। तो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अब इसके आगे करना क्या है? तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्या बात हो गई? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? मोल फ्रैक्शन के।
अब जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को आप कंसीडर करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल वही बात हो रही है जो हेनरीज ने कहा, आपको तो कोई डिफरेंस लगेगा नहीं, सेम एज हेनरीज लॉ। क्या वही है? बिल्कुल। देखिए हेनरीज ने भी क्या बोला था, याद कीजिए। हेनरीज ने भी बोला था आपको, क्या बोला था हेनरीज ने? हेनरीज ने भी सेम स्टेटमेंट दिया था, सेम। याद कीजिए हेनरीज का लॉ क्या था? सबसे पहले वो किसका कंडीशन था? गैस इन लिक्विड का। और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लिक्विड इन लिक्विड का। और उसने स्टेटमेंट क्या आया था फाइनल उसका? P = KH × X। P वहां पे क्या था? पार्शियल प्रेशर, और डिपेंड किस पे करता था? मोल फ्रैक्शन पे। P क्या था हमारा? पार्शियल प्रेशर, और उसको हमने डिपेंड किस चीज पे करता था? मोल फ्रैक्शन पे। यहां भी तो बिल्कुल वही चीज आ रही है, देखिए। तो फिर आप बोलेंगे कि डिफरेंस क्या है? कि राउल्ट ने भी तो सेम स्टेटमेंट दिया जो सेम हेनरी ने दिया, बट राउल्ट में क्या प्रॉब्लम है देखिए। बट सेम स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस क्या वो आपको जानना होगा। तो डिफरेंस है कि जो स्टेटमेंट उसने दिया वो किसके लिए दिया? फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए। किसके लिए दिया उसने? फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो बस यही मेन डिफरेंस है हमारा, जो मैंने आपको मार्क कर दिया कि सेम हेनरीज में और रॉल्स में कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बट हेनरीज ने तो दिया, उसमें हेनरी को गैस को जाकर मिक्स करना था लिक्विड में, पर रॉल्स को क्या है? दोनों लिक्विड है और उन्हीं का वेपर प्रेशर है, तो रॉल्स को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला हेनरी से, एक्सेप्ट द कि उसने वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए लिया। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो रॉल्स ने क्या किया उसको समझने से पहले हम एक छोटा सा चीज देखेंगे। देखिए ये ठीक है, अब इसमें लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जो वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स बनेंगे। तो जब लिक्विड है नीचे तो फेज कौन सा होगा? नीचे। और जब इसके वेपर्स बनेंगे तो ऊपर कौन सा फेज जाएगा? गैस। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। इधर लिक्विड, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। इसको मान लेते हैं कंपोनेंट 1। सिमिलर है कंपोनेंट 2 लेते हैं, सिमिलर है कंपोनेंट 2 लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। इसमें भी एक लिक्विड है, वो भी वोलेटाइल है, और इसका कंपोनेंट 2। इसमें भी नीचे क्या रहेगा? लिक्विड, और ऊपर क्या रहेगा? गैस। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि होगा क्या कहानी। जब इसमें लिक्विड 1 है तो इसके सरफेस पे भी वही प्रेजेंट रहेंगे। तो सरफेस पे देखिए कौन प्रेजेंट रहेंगे? सरफेस पे भी 1 के ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, और जब गर्म होंगे तो उनके ही वेपर्स यहाँ बनेंगे। ठीक है, अब चले कंपोनेंट बी पे या 2 पे। तो इनके सरफेस पे इनके कंपोनेंट रहेंगे, कोई और तो है ही नहीं, और इनके भी जब वेपर्स बनेंगे तो। अब यहाँ पे एक चीज हमें जूम करनी है, आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है, यहां लिख लीजिए। एज्यूम, क्या एज्यूम करना है हमें? कि हमें एज्यूम करना है कि जो हमारा कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है 2 से। सॉरी, 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। इसका मतलब क्या है? लेस वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल लेस होगा उसके प्रेशर भी कम बनेगी। लीजिए, जब इनकी प्रेशर कम बनेगी किसके रेफरेंस में? सेकेंड वाले के। तो ये देखिए इनकी प्रेशर कम बनेगी, इनकी ज्यादा। नॉट का मतलब है प्योर फॉर्म में, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया गया। नॉट का मतलब है प्योर फॉर्म में, अभी कुछ किसी भी चीज की एडिशन नहीं की गई है। अब देखिए
जब वो लिक्विड फेज में थे तो यहाँ पे उनका प्रेशर क्या रहा होगा, P1, और जब वो वेपर में गए तो P1 नॉट। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, P2, और यहाँ पे क्या बनेगा, P2 नॉट। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वेपर्स लिए हैं काउंटिंग में और यहाँ 3, क्यों, क्योंकि 2 के वोलेटिलिटी ज्यादा है, 1 इज लेस वोलेटाइल, 1 कम जाएगा ऊपर, इसलिए 1 के कम और 2 के ज्यादा। अब इस सब प्योर फॉर्म में, क्योंकि 1 के अंदर भी किसी चीज की मिक्सिंग नहीं थी इस लिक्विड में और 2 में भी किसी का कोई मिक्सिंग नहीं था, तो इसलिए प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म के लिए हम नॉट लगाते हैं। और आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि प्योर फॉर्म का जो भी प्रेशर होगा हमेशा ज्यादा रहेगा उसके सॉल्यूशन से। तो जब प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा है, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, देखिए कैसे, इसको ले लीजिए ऐसे और इसको भी ले लीजिए ऐसे, और एक नया ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, अब जो नया ड्रॉ होगा जरा देखिए कि उसके सरफेस पे क्या क्या रहेगा। अब दोनों मिक्स हुए हैं तो ये ब्लू वाले भी रहेंगे और ये ब्लैक वाले भी रहेंगे सरफेस पे। बहुत ध्यान से देखिएगा तो इसके सरफेस पे क्या थे, ओनली 1 प्रेजेंट था, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट थे, ओनली, क्योंकि प्योर फॉर्म था इसलिए नॉट नॉट लगा हुआ है। अब दोनों मिक्स हो गए, अब हमारा नया सॉल्यूशन बना है, अब दोनों मिक्स हो गए हैं, अब हमारा नया सॉल्यूशन बना है। अब इस सॉल्यूशन में जब हम ध्यान से देखेंगे तो फिर अब इनके भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो एक P1 रहेगा ब्लू वाले का और ब्लैक वाले का P2 रहेगा। यहां भी वही कहानी रहेगी। अब सेंस इनकी बताऊंगा मैं आपको, पहले लिखिए क्यों कम क्यों ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो वोलेटाइल लिक्विड है सॉल्यूशंस में उनका पार्शियल प्रेशर किस चीज पे, ये प्रेशर है, प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शंस पे। जब इनके मोल्स कम होंगे तो इनका फ्रैक्शन भी कम होगा, इनकी प्रेजेंस भी कम होगी, इनके मोल्स ज्यादा होंगे, इनके फ्रैक्शंस ज्यादा होंगे तो इनका प्रेजेंस ज्यादा होगी। अब यहां से एक चीज जरूर कह सकते हैं हम, जगह थोड़ी कम है फिर भी इसी फ्रेम में करना है हमें, तो मैं इधर का रब करता हूं, इधर का रब करता हूं। ठीक है, अब जब ये हम जान चुके हैं कि वोलेटाइल लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा किसके लिए होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर हम लिखेंगे फॉर कंपोनेंट 1, फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो क्या रहता है, P1। ठीक है, और किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, X1। अब प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारे लिए अवेलेबल है, प्योर फॉर्मूला, हम इसको यूज कर लेंगे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। क्लियर, सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे किसके लिए, फॉर कंपोनेंट 2। में क्या था, P2 है, तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने मोल फ्रैक्शन के, तो X2। और जब मोल प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो उसके लिए भी उसका प्योर फॉर्म का कांस्टेंट ले लेंगे, X2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ये बहुत आसान होगा कहना कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर। जब हमने दोनों पार्शियल निकाल लिया, P1 का और P2 का, और यही दोनों इसमें प्रेजेंट का सॉल्यूशन में, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज नथिंग बट P1 एंड प्लस P2। अब P1 एंड P2 में थोड़े से कैसे हम इनको ऐड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो मैंने इसको रब कर दिया है, अब इसको यहाँ थोड़ा फ्रेश कॉपी कर देता हूं ताकि आपको आसान हो।
फॉर कंपोनेंट वन में क्या है, बिल्कुल कॉपी, पार्शियल प्रेशर वन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, बिल्कुल यहां से कॉपी कर रहा हूं बस आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। सिमिलर फॉर 2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब P1 P2 को आप ऐड कीजिए और देखिए क्या होता है। P1 क्या है हमारा, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 क्या है, P2 नॉट x2। अब एक चीज हमें पता है कि हम शुरू से पढ़ते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दो ही कंपोनेंट होंगे। और मैंने बोला था कि सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन के सम यूनिटी होते हैं। तो x1 एंड x2 का सम कितना आएगा, 1। x1 और x2 का जब सम 1 आएगा तो हम x1 और x2 का एक पता हो दूसरा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक पता हो दूसरा कैसे निकालेगा, और P1 P2 क्या है, P1 P2 नॉट क्या है। तो पहले आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए कि P1 P2 क्या है और P1 नॉट P2 नॉट क्या है। तो P1 एंड P2 तो क्लियर है, क्या है, पार्शियल प्रेशर्स है। P1 एंड P2 क्या है, पार्शियल, कौन सा प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ component 1 and 2 respectively, component 1 and 2 respectively। अब देखिए P1 नॉट एंड P2 नॉट क्या है। P1 नॉट एंड P2 नॉट भी हमारा वेपर प्रेशर है, लेकिन किसका, प्योर कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर ही है, प्योर कंपोनेंट। और कौन कौन से कंपोनेंट हमारे, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो ये पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक से दूसरे का फॉर्म में निकालने की कोशिश करनी है। एक चीज मैंने आपको उसमें बोला था, आपको अच्छे से याद होगा, यहाँ से रब हो गया है कि एज्यूम क्या किया था हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि 1 इज लेस वोलेटाइल देन 2। और इसका मीनिंग क्या आया था कि P1 नॉट लेस था, ऊपर ही लिख देता हूं, P1 नॉट लेस था किससे, P2 नॉट। वो हमने फिगर में भी अभी देखा था, ए बी में किसके ज्यादा मोल्स वेपर बन रहे थे, इसमें 2 और इसमें 3 थे, याद कीजिए, ठीक है। अब बड़ी वाली ये है P2। तो जब P2 बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे कि x1 को x2 के फॉर्म में कर लें, क्योंकि हमारा अभी बड़ा कौन सा है, P2 है। तो कोशिश करेंगे कि हम x1 को कैसे कर लें, x2 के टर्म में। तो x1 इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस x2, बस इसको इधर कर दिया। तो x1 इज नथिंग बट 1 माइनस x2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अपने इक्वेशन में। तो ये टोटल प्रेशर P1 नॉट आपका वही है, x1 की जगह 1 माइनस x2 आ गया, और P2 नॉट x2 तो पहले से है। अब देखिए हम क्या करेंगे, P1 नॉट 1 माइनस x2 है और P2 नॉट x2 है, सिर्फ P1 नॉट अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। देखिए P1 नॉट यहां से अलग कर लिया। अब दोनों में किसका फ्रैक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, x2 का। तो x2 को बाहर कर लेंगे और क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, उल्टा आएगा, ध्यान से देखिए, इसके साथ माइनस है P1 के साथ, क्लियर है। तो पहले P2 नॉट आएगा, यहां से देखिए मैं बताता हूं। पहले हमने इसको अलग निकाल लिया, 1 से मल्टीप्लायर था, इसमें भी x2 है, इसमें भी x2 है, x2 को बाहर कर लिए। P1 के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए बाद में, P2 के साथ पॉजिटिव इसलिए पहले। तो ये हमारा जो इक्वेशन आ गया, हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देता हूं। यही है आपका टोटल प्रेशर का इक्वेशन। अगर मैंने जब निकाला तो मैंने जूम किया था कि हमारा क्या है, हमारा 1 इज लेस वोलेटाइल कंपोनेंट देन 2, इसलिए 2 की प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा थी, तो ये आया 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2 ज्यादा थी। अगर आप इसको फिर से 1 लेके इसको उल्टा केस 2, P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट निकालेंगे, तो यहाँ x2 की जगह x1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमने x1 लिया था उस केस में x2 ले लेंगे, 1 माइनस x1, सारी प्रोसीजर सिमिलर रहेगी। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं
तो अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो मैं इसको पहले रब कर दूं, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए, तो अगर आप नोट कर लिए हैं नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए, अब तक हमने यही 3 इक्वेशन निकाला था, एक कंपोनेंट 1 का, एक कंपोनेंट 2 का, और ये दोनों को ऐड करके। अब इन तीनों का यूज करके या इक्वेशन 1 से देखिए हमने क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नॉट 1, सॉरी, इक्वेशन ए, दैट इज दिस वन। तो क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो फर्स्ट कंक्लूजन आप क्या कह सकते हैं? देखिए, टोटल वेपर प्रेशर, the total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of the any one component। अभी मैंने x2 में लिया है, मैंने आपको बताया था कि x1 में भी कर सकते थे, वो हम पे डिपेंड करता कि हमारा केस क्या है। याद आया? तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन can be related total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ x2 के मोल फ्रैक्शन से इसको रिलेट कर दिया गया टोटल प्रेशर को। इट इज नथिंग बट टोटल प्रेशर। अब दूसरा सेकेंड पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली। अब क्यों लीनियरली वो मैं आपको बताऊंगा, आप लिखिए। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली। Total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2, with the mole fraction of component 2। अब क्या कैसे वैरी करेगा वो सब हम लोग ग्राफिकल देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पर आपको एक पॉइंट फिर से याद दिला दूं कि हमारा कंडीशन क्या है हमारा यहाँ पे, कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। component 1 is less volatile than component 2। ये हमने क्या किया था? एज्यूम किया था। अब यहां तक जब सब कुछ क्लियर है तो इससे यही कंडीशन आता है। अब जब ये सब कुछ क्लियर है तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। और वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस चीज का ग्राफ है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये क्या है। देखिए, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx किस चीज का ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का। देखिए, y mx, y mx, y mx। तो यहाँ पे y mx प्लस c एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया। आपको याद होगा, देखिए उधर इन लोगों के लिए क्या आया? देखिए y इक्वल टू mx, इसके लिए भी क्या है? y इक्वल टू mx। इनके लिए क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन आपने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 डालते y 0, यानी कि ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से ओरिजिनेट करेगा। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y भी 0, ग्राफ कहां से ओरिजिनेट करेगा? दोनों ओरिजिन से ओरिजिनेट करेंगे। पर यहां अगर हम x की वैल्यू 0 भी डालेंगे तो हमारा y की वैल्यू 0 नहीं आके कुछ इंटरसेप्ट आएगा। दैट इंटरसेप्ट इज नथिंग बट c। तो अब ग्राफ में जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको बहुत क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा जगह बनाऊंगा अपने लिए, थोड़ा नहीं, सबको रब करता हूं ताकि मैं आराम से आपको बता सकूं। तो ये क्या बोला था मैंने? y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। यहाँ पे y आया था आपका, ये टर्म m आया था आपका, और यहाँ x भी था, यहाँ तक आपका m था।
और यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया था mx प्लस c का, ठीक है। x0 y0 ओरिजिन से ओरिजिनेट करेगा, x0 y0 ओरिजिन से ओरिजिनेट करेगा। एक ग्राफ बना के देखते हैं तब मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं किसको प्लॉट करूंगा, सबसे पहले मैं आपको P1 को प्लॉट करूंगा। तो P1 की वैल्यू देखिए क्या है, प्लॉट करने के पहले पहले हम अपना कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे। क्या हमारा वेपर प्रेशर, इधर क्या हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं x1 का वैल्यू मैक्सिमम ले लूंगा। x1 की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो x2 की वैल्यू मिनिमम, और जब x1 यहाँ मैक्सिमम था तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, और वो जब मिनिमम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा 1। मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो x1 यहाँ मैक्सिमम डिक्रीजिंग टू 0, x2 यहाँ 0 इंक्रीजिंग टू मैक्सिमम। अब हम ग्राफ बनाएंगे P1 का। तो P1 का ग्राफ देखिए, P1 के ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, P1 का ग्राफ शुरू कहां से होगा, एक्चुअली जब देखिएगा जब x1 0 होगा, x1 0 तो P1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डैश लाइन से करेंगे। डैश लाइन से क्यों किया करेंगे, इसके लिए मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको बोला कि आपका P1 का है, या 1 भी लिख सकते हैं, P1 का है। देखिए वेरीफाई कीजिए, x1 की वैल्यू जब 0 है, x1 इज 0 है, देन P1 इज आल्सो 0। तो यहाँ P1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, और यहाँ पे क्या हो गया P1 नॉट। प्योर फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। अब देखिए x2 का ग्राफ क्या होगा, x2 को मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। x2 का प्रेशर ऐसे भी ज्यादा आने वाला है तो थोड़ा दूर जाएगा ये, इसको भी डॉटेड लाइन से बनाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि x2 की हाइट क्यों ज्यादा है। ठीक है, अब x2 में ध्यान से देखिए, x2 की वैल्यू जहां पे 0 होगी वहां पे P2 को भी क्या होना होगा 0। देखिए x2 की वैल्यू यहाँ 0 है तो P2 यहाँ 0 पे टच कर रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो क्या होगी, जब P1 की मैक्सिमम वैल्यू प्योर फॉर्म का प्रेशर है तो P2 की मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्योर फॉर्म की प्रेशर है। अब डैश लाइन से मैंने इन लोगों को क्यों रिप्रेजेंट किया है 1 और 2 को, क्योंकि डैश लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर को। और दोनों का जब सम करेंगे तो PT आएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो देखिए PT कैसे आएगा। पहुंच गया, ये आपका PT, और PT क्या है आपका P टोटल P1 प्लस P2। अब PT ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, ध्यान देंगे PT क्यों ओरिजिन से शुरू होगा। PT में अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या y 0 आएगा, नहीं, ये टर्म 0 आएगा, ये इंटरसेप्ट बचेगा। इंटरसेप्ट कितना है P1 नॉट, ध्यान दीजिए C कितना है P1 नॉट, तो हमारा इंटरसेप्ट ये जो है क्या है P1 नॉट, यहाँ ये उसका ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जाएगा। तो ये जो हमारा डार्क एंड बोल्ड लाइन हो, क्या हमारा डार्क एंड बोल्ड लाइन हमारा टोटल प्रेशर है, और डैश लाइन हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर है। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो एक लेबल कर लीजिए फोटो के लिए। डायग्राम किसका है, डायग्राम प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। प्लॉट किसका है, प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर। अब इस प्लॉट को आप जान गए होंगे तो क्या समझ में आपको आएगा, देखिए और भी बहुत सारी जानकारी हम इस प्लॉट से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी जानकारी निकलेगी, सबसे पहले देखिए PT की मिनिमम वैल्यू, यहां से आप बताइए मुझे क्या होगी PT की मिनिमम वैल्यू विच यू कैन टेल मी इजिली, एंड PT की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मुझे यहां दिख रही है PT मिनिमम, सबसे नीचे क्या है P1 नॉट, और PT की मैक्सिमम वैल्यू P2 नॉट। पहले से कहा गया था कि P2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसीलिए वो मैक्सिमम में है। क्लियर। अब
ये सारी कहानी होने के बाद मैं आपको पहले इसको रब कर दूं, फिर बताता हूं। चलिए, तो यहाँ से एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन आपके लिए बचा हुआ है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब डाल्टन ने एंट्री ले लिया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अब देखिए डाल्टन ने क्या कहा। अब डाल्टन ने कहा कि जो हमारा प्रेशर है P1 वो Y1, अब यहाँ से X1 की जगह आपको Y1 आने लगा, और ये तो हमारा PT आपको पता है कि टोटल प्रेशर है। अब कंपेयर कीजिए क्या डिफरेंस आने लगा आपको, X1 की जगह क्या आने लगा Y1, और सिमिलरली जब कंपोनेंट 2 के लिए भी करेंगे तो P2 इक्वल टू Y2 PT। अब देखिए है क्या ये, P1 को Y1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, P2 को Y2 के साथ। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज Y1 एंड व्हाट इज Y2। तो लिखिए Y1 एंड Y2 आर द मोल फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि सर मोल फ्रैक्शन को तो हम x से डिनोट करते हैं, अब तक करते आ रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शंस। तो पहले पूरा सुन लीजिए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, इसलिए मैं कलर बदल दे रहा हूं। वो लिक्विड फेज का रहता था, ये वेपर फेज का। So Y1 and Y2 are the mole fractions of component 1 and 2 in the vapor phase। अब वेपर फेज में अगर हमें कंपोनेंट पता है, तो हमें जब पता है देखिए P1 का Y1, P2 का Y2, तो हम एक जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। तो देखिए इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, एपीजीपी में आपने जनरल टर्म ऐसा बहुत बनाया होगा। तो PI YI PT, ध्यान से देखें, I की जगह 1 डाला तो P1 Y1 PT, I की जगह 2 डाला P2 Y2 PT। ये हमारा इक्वेशन बी हो गया। तो इक्वेशन ये हमें यहां से मिल गया था टोटल का, इक्वेशन बी हमें यहां से मिल गया। इन शॉर्ट इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पे हमें इंस्टेंटेनियस प्रेशर चाहिए, उस इंस्टेंट का हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, कहां का, वेपर फेज का। जिस इंस्टेंट में हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, उस इंस्टेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का अगर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको इंस्टेंट पे प्रेशर मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को जानने के बाद अभी आपका ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, फिर आगे मूव करते हैं इसको रब करके। चलिए तो मूव करते हैं अपने नए टॉपिक पे, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन। इतना जो हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, अब कह रहे हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है हमारा, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या बढ़ाने से बढ़ता है और क्या घटाने से घटता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए, बाय एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या कंपोनेंट, अब देखिए इससे क्या होगा, आप खुद जवाब दे देंगे। पहले से प्योर लिक्विड था, तो सारा सब कुछ क्या था, प्योर लिक्विड। अब इस प्योर लिक्विड में हमने कुछ ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, जिसका वेपर नहीं बनेगा। तो पहले से जो लिक्विड था उसी में वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट भी आएंगे, क्योंकि सरफेस पे तो वो भी अब ऐड हो गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये प्योर फॉर्म में था जब सारे लिक्विड वोलेटाइल थे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 7 थे, हालांकि एग्जैक्ट काउंटिंग यहाँ भी 7 नहीं है, 2 2 4, इसको भी एग्जैक्ट 7 कर देते हैं। 2 2 4 7 तो जल्दी हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, आपके समझ के लिए मैं फिर से बनाता हूँ। 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, अब जो ये पहले 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों मॉलिक्यूल जो सरफेस पे थे लिक्विड के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वीपी को। तो यहाँ वीपी को कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 7। पर इसमें हमने नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी ऐड की इन फॉर्म ऑफ ब्लू कलर्स, ये नॉन वोलेटाइल। तो जब इनके वेपर बनेंगे ही नहीं, तो क्या है, कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर में, तो नहीं। तो बच गए कितने, 1 2 3 4 5। यहाँ पे सिर्फ 5
कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब 7 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो वीपी ज्यादा। जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड हो गई तो सरफेस तो उसने भी जगह ले लिया, तो अब जो लिक्विड ओरिजिनल बचे घट गए, क्योंकि जो जगह ऑक्यूपाई की गई न्यू नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के द्वारा वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वीपी में, तो इनकी वीपी घट जाएगी। तो नॉन वोलेटाइल के कारण क्या होता है, हमारा वीपी डिक्रीज कर जाता है, वीपी डीईसी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ही डिक्रीज कर गया। क्लियर होगा बहुत आसानी से, आगे भी इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। यहां देखिए अब क्या होगा जब हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। अब आप खुद सोचिए कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड मजबूत होगा तो लिक्विड उड़ना ही नहीं चाहेंगे, और जब वेपर नहीं बनेंगे तो वीपी कम होगी। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीपी है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे पहले आप एक नोट लिख लें कि मोर एफओए, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द लिक्विड्स, लेस टेंडेंसी टू वेपोराइज। जब वो स्ट्रांगली हेल्ड रहेंगे तो वेपर ही नहीं बनेंगे, इसलिए वीपी कम, इसलिए इनवर्सली का रिलेशन लगा हुआ है। 2 एग्जांपल ले लेंगे, हमको दोनों क्लियर हो जाएगा। एक इथेनॉल ले लीजिए और एक क्या ले लेंगे हम, ईथर। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इथेनॉल, और ईथर का फॉर्मूला वही डाइमिथाइल ईथर, CH3OCH3। अब दोनों में ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग FOA किसके पास है, FOA किसका स्ट्रॉन्ग है और किसका वीक है, सॉरी FOA किसका स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है। यहां ध्यान से पाएंगे आप इथाइल अल्कोहल में तो H बॉन्डिंग है, और H बॉन्डिंग ने उसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं है, तो H बॉन्डिंग ने उसके फोर्स को क्या कर दिया, उसके फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया H बॉन्डिंग ने। ड्यू टू H बॉन्डिंग FO स्ट्रॉन्ग हो गया, नो H बॉन्डिंग ये FOA क्या हो गया इसका, वीक। जब चीजें स्ट्रॉन्ग है तो उड़ेंगे ही नहीं, और जब उड़ेंगे ही नहीं तो वीपी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लेस। वीपी क्या हो गया इनका, लेस। यहाँ पे आराम से उड़ेंगे क्योंकि उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, कमजोर है। यहाँ पे वीपी क्या हो जाएगा, मोर। क्लियर है? तो मजबूत चीज है, स्ट्रॉन्ग है, उड़ेंगे ही नहीं, नहीं उड़ेंगे तो वीपी पे कंट्रीब्यूशन लेस, ये ज्यादा उड़ेगा क्योंकि वीक है इसलिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा। चलिए इसको रब करते हैं और जल्दी से मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। चलिए तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो बीपी भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बॉयल करेंगे वेपर्स उतने ज्यादा बनेंगे, बीपी ज्यादा। फोर्थ पॉइंट है वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जितना ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मैंने एग्जांपल दिया था कि 7 थे 7, तो 7 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब सरफेस एरिया घटा क्योंकि 2 लोग बाहर से आ गए थे, तो अब क्या हो रहा था, सिर्फ 5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वीपी डिक्रीज हो जा रही थी। तो सरफेस बढ़ रहा था, वीपी इंक्रीज कर रहे थे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वीपी। तो सरफेस एरिया से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वीपी। टेम्परेचर से भी डायरेक्टली, जितना गर्म करेंगे उतना वेपर बनेगा। लास्ट, लिक्विड विच हैज लेस बीपी बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जो चीज जल्दी ही बॉयल हो जाए उसको और ज्यादा वेपर बनेंगे तो हैव हायर वीपी। जब जल्दी बॉयल होंगे तो उनके वेपर प्रेशर की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए इसको मूव रब करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ कहाँ कहाँ पे था, लिक्विड इन, सॉरी लिक्विड, और ये कहां पे था, हेनरीज गैस इन लिक्विड। ये क्लियर हो गया। राउल्ट्स कहां पे था, लिक्विड इन लिक्विड, वो कहां था, गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों का स्टेटमेंट देखेंगे। तो लिखिए पहले,
सबसे पहले राउल्स का लेंगे, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स ने क्या कहा था, वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए volatile component, vapor pressure of a volatile component in a given solution, वो क्या होता था याद कीजिए, ये था PI इक्वल टू PI नॉट इंटू XI, याद कीजिए, ये सब हम कर चुके हैं, यही था राउल्स का। अब चलेंगे किसका, हेनरीज का। तो इन सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, वहां पे वो क्या बताता था, सॉलिबिलिटी बताता था, सॉलिबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। वो क्या रहता था, सॉलिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग, इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या था, तो आपको याद होगा, पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो केएच डाला था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों को कुछ भी नाम दे दीजिए, 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए, लिखे कंपेयर बोथ द इक्वेशन, यही लिख लीजिए। दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए क्या आ रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही चीज डिफर करेगी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो डिफर कर रहा है किसके साथ, P1 नॉट के साथ। तो लिखिए ओनली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिर्फ ये डिफर कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ ये डिफर कर रहा है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफर कर रहा है KH, किसके साथ डिफर कर रहा है, डिफर्स फ्रॉम, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, डिफर्स फ्रॉम P1 नॉट, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीज सेम हो जाए तो दोनों में कोई तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो लिखिए द कंक्लूडिंग लाइन, thus the Raoult's law becomes a special case of Henry law, Henry's law। राउल्ट्स उस केस में स्पेशल केस हो जाएगा हेनरी लॉ का, कब, इन विच, क्या हो जाए, जब हमारा KH किसके बराबर हो जाए, P1 नॉट के, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू प्योर फॉर्म में P1 के प्रेशर के बराबर। पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूट जो होंगे वो बदल सकते हैं, और सॉल्वेंट हमारा हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा हमारा यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा। तो देखिए लिक्विड लिक्विड लिक्विड, पर हमारे सॉलिड पे कोई बाउंडेशन नहीं, सॉरी सॉल्यूट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, जरा टेबुलर फॉर्म में डाल दूं, ठीक है। अब सिंस हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड है तीनों केस में, सिंस सॉल्वेंट्स आर लिक्विड ओनली, सो दिस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। गैस इन लिक्विड का केस हमने कहां पर पढ़ा था, हेनरीज के केस में। लिक्विड इन लिक्विड का केस हमने जस्ट बिफोर पढ़ा भी, राउल्ट्स के केस में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी राउल्ट्स का ही सेकेंड केस है। केस 1 में राउल्ट्स में था लिक्विड इन लिक्विड, अब केस 2 में राउल्ट्स का अब पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। तो हमारा नया टॉपिक डलेगा अब क्या,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, तो मैं इसको रब करूंगा और यह हमारा अभी का टॉपिक होगा, हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, जो जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम NaCl ग्लूकोज या यूरिया को पानी में डिसॉल्व करें या आयोडीन सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में डिसॉल्व करें, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है कि उनकी कुछ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कुछ उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है थोड़ी डिफर कर जाती है, किससे? उनके प्योर सॉल्वेंट से। अब जो डिफर करती है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो मेनली वेपर प्रेशर। तो कैसे होती है मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप समझ गए हैं कि ये क्या टॉपिक है तो हम इसको आपको समझा दे। पहले भी मैंने आपको इसको समझाया है, देखिए आपको याद आ जाएगा। सॉरी, रब करूं मैं जरा थोड़ा अच्छे से बना दूं। ठीक है, ऐसे 2 चैम्बर रहेंगे। हाँ, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले एक और सेम चैम्बर बना देता हूं। सब पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें क्या बनाना है आप ध्यान दें। इसको बनाने के लिए इसमें फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्वेंट्स है। बी में क्या है देखिए, सॉल्वेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया वो भी देख लीजिए। अब बी का केस देखिए, बी में क्या हुआ है कि इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो इसमें लिख लीजिए पहले क्लियरली कि क्या है, तो क्लियरली प्योर सॉल्वेंट। क्लियरली क्या है, हमारे प्योर सॉल्वेंट है। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब दोनों हैं, दोनों को रिप्रेजेंट अलग अलग से कर देंगे। सॉल्वेंट को हमने पहले ही ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉल्यूट का कलर थोड़ा बदल लेंगे। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है वो क्या है और जो सॉल्यूट है वो क्या है। सॉल्यूट का टाइप लिख लीजिए आप, क्या है, नॉन वोलेटाइल टाइप सॉल्यूट है। अब नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, जरा ये देखिए। अब यहाँ पे सिर्फ जो है 7 बॉक्सेस थे, पहले मैं 7 कर दूंगा आपके कंफर्ट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। आउट ऑफ 7 कुछ ना कुछ बॉक्स कौन लेगा, सॉल्यूट। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले बॉक्स। अब इससे क्या पता चलता है, जब प्योर सॉल्वेंट हम बना रहे थे तो प्योर सॉल्वेंट के केस में जो सरफेस एरिया पे टोटल 7 मॉलिक्यूल्स थे वो सब क्या सब हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल ये 7 थे, मैंने एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि इन्होंने 2 3 4 5 6 7 मोल वेपर प्रेशर क्रिएट किया। ऐसा काउंटिंग कोई जरूरत नहीं है, पर आपको समझ के लिए यहाँ पे 7 की जगह कितने हो गए, 5। तो अब वो कितने मोल जाके क्रिएट करेंगे वीपी, 5। तो जहां 7 यूनिट हो रही थी वीपी, वहां क्या हो गई, 5 यूनिट। ये 2 यूनिट्स क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि सरफेस पे ये 2 यूनिट ऐसा सॉल्यूट आ गया जो नॉन वोलेटाइल था। और नॉन वोलेटाइल जब वेपर में चेंज ही नहीं होगा तो वीपी को क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वीपी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इस साइड में आप लिख सकते हैं कि इन प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। बट उधर क्या हो जाएगा, इधर दूसरा है, इधर है द वीपी ऑफ सॉल्यूशन इज सोनली
फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन, इसमें सॉल्यूट का कोई भी रोल नहीं आ रहा है। द वीपी ऑफ सॉल्यूशन, द वीपी ऑफ सॉल्यूशन किसके कारण? सिर्फ ब्लू वन के कारण। द वीपी ऑफ सॉल्यूशन इज सोनली क्या होगा? फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन। सॉल्यूट का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होगा। सोनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ ब्लू वाले सिर्फ 5 हैं, पर यहाँ सॉल्वेंट कितने थे? ज्यादा थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वीपी ज्यादा होगी। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इन प्योर लिक्विड द एंटायर surface is occupied by, entire surface is occupied by किसके कारण? देखिए सारे ब्लू वाले क्या हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए हैं, तो मैं आपको आगे इसको रब करूंगा या यहीं पे लिख लेंगे हम। अब अगर सेम टेम्परेचर पे इस साइड और इस साइड कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस मिलेगा? एट द सेम टेम्परेचर द वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वीपी ऑफ नॉन प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। जगह नहीं है तो मैं इसको रब करूंगा और फिर आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो अब क्या ऑब्जर्व किया हमने? एट द सेम टेम्परेचर, दो केस था हमारा, एक साइड में प्योर का, एक साइड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने के बाद। तो अब कह सकते हैं कि वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी केस ए इज ग्रेटर देन वीपी ऑफ नॉन प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी आ गई जिसने सरफेस एरिया पे जाके अपना जगह ले लिया। तो एक फाइनल कंक्लूडिंग लाइन आप लिख सकते हैं, आपके काम आएगा एग्जाम में। द डिक्रीज इन द वीपी ऑफ सॉल्वेंट, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ है सॉल्वेंट के, वो डिपेंड्स किस चीज पे करेगा? डिपेंड्स ऑन the quantity of non-volatile solute. The quantity of non-volatile solute, क्वांटिटी पे, इसीलिए मैंने आपको काउंट करके दिखाया था। फर्स्ट केस में 7 थे और सेकंड केस में 5। तो द क्वांटिटी ऑफ non-volatile solute प्रेजेंट इन सॉल्यूशन सिर्फ उनके नंबर से मतलब रहेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनके नेचर से हमें मतलब नहीं रहेगा। इसको ज्यादा डिटेल्स में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो हमारे वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रही है, मैं उसको आगे आपको डिटेल्स में उसके एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मोस्टली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। तो मैं वहां आपको क्लियरली बताऊंगा व्हाट इज द RLVP। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहां मैं पूरा इसका एक्सप्रेशन कराऊंगा, यहाँ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूं और एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वीपी में डिक्रीज हुआ था वो हमारे नंबर ऑफ यानी क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे था कि कितने नंबर हैं, उनके किसी भी नेचर पे डिपेंडेंस नहीं थी। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना होगा जो आगे बहुत काम आने वाला है। देखिए, नोट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, in a binary solution, let us denote बाइनरी मतलब सिर्फ 2 कंपोनेंट हमेशा पहले पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2, ये याद रखिएगा। पूरे
चैप्टर में हम इसी से, जैसे अगर हमने P1 कहा तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 कहा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो ये इसको लिख लीजिए। फिर एक बस लास्ट ग्राफ बता देता हूं और फिर उसका डिटेल्स तो हम पढ़ेंगे जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्राफ देखिए इसका, बहुत आसान सा ग्राफ होगा क्योंकि कोई और कंपोनेंट है ही नहीं। इधर Vp रहेगा हमारा, इधर क्या रहता है मोल फ्रैक्शंस, किसका, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इधर 0 इधर 1, अब कोई और अदर कंपोनेंट है ही नहीं ग्राफ में Vp का, तो सिर्फ यही होगा। पिछले केस में क्या होता है, P1 था P2 था, दोनों मिलके PT बनाते थे, टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। तो अब ये जो ग्राफ है हमारा किसका है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन किसका, सिर्फ सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूट की कोई जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन है x, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन जब ले लिया हमने, ग्राफ पढ़ लिया, तो ये देखिए यहां से ग्राफ इसका जो बढ़ रहा है वो कहां जाते जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है इसकी, यहाँ पे। तो यहाँ कह सकते हैं कि Vp ऑफ ये प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि मैक्सिमम प्योर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूट की तो कोई बात ही नहीं है, और प्योर की वैल्यू सबसे अधिक होती है, इसलिए यहां से मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम कह रहे हैं कि हमारा Vp किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है। तो इसी के साथ आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत जल्द हम मिलेंगे आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन चैप्टर के 4th लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।